हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 अप्रैल 2024 के दो प्रमुख मुद्दे और उन पे आधारित 5 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये जो दोनों मुद्दे हैं, ये जैसे कि आपको पता ही है कि आम चुनाव चल रहा है, यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है सामान्य से आम चुनाव कहते हैं। और उस दौरान अ, राजनीतिक चर्चा पर चर्चाएं चलती रहती हैं। उसमें दो मुद्दे हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। एक तो पहला जो मुद्दा था, इसके पहले वो था कि धन वितरण को लेके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मामला। और ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था में या पॉलिटिकल इकोनॉमी में या फिलॉसफी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरण न्याय के प्रणाली के लिए एक केंद्र बिंदु रहा है। हम उतने भारी भारी शब्दों में न जाएं। इसमें ये मेन है कि वेलफेयर स्टेट में इसका महत्व बढ़ जाता है, समाजवादी व्यवस्था में बढ़ जाता है और वेलफेयर स्टेट में भी इसका महत्व बढ़ जाता है कमोबेश रूप से। ठीक है, तो चर्चा में ये दूसरा वाला मुद्दा है, यानी धन वितरण का क्यों रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, अपने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो जो समानता लाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे कि जो धन का सर्वेक्षण कराएंगे लोगों के, और उसके लिए कार्रवाई करेगी। और उनके नेता राहुल गांधी जी जो है, उन्होंने अपने एक भाषण में धन के वितरण की बात कही है। ठीक है, ये मुद्दा उसके लिए चर्चा में तो था ही। कल सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय संविधान पीठ एक मुद्दे पर चर्चा कर रही है, संविधान के अनुच्छेद 39 बी। ये वो मामला है जो सार्वजनिक या कह सकते हैं सामुदायिक संसाधनों को आम आम हित में या पब्लिक हित में मैनेज करने और उसको वितरण करने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें धन के पुनर्वितरण के मामले को देखना है तो संविधान का अनुच्छेद 39 बी के महत्व को समझना पड़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों अलग अलग चीज है। कोर्ट जिस मामले में फैसला कर रही है, ये 30 साल करीब 30 साल पहले, 30-32 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। वो अब सुनवाई उसकी हो रही, 9 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है और मामला उसके पहले का रहा होगा मुद्दा। ठीक है, और राहुल गांधी जी ने अब बात कही है, लेकिन जुड़ा है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला समाचार है वो है भारत में विरासत कर या इनहेरेंट टैक्स के मामला। यह भी मामला राजनीतिक सरगर्मियों में रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा जी ने जो है ये कहा है कि भारत में इनहेरेंट टैक्स या विरासत कर के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी इस तरह का व्यवस्था है। ठीक है, और फिर उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक सभाओं में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा जी के मामले से अपने को हट गई है, लेकिन फिर भी मामला चर्चा में तो हो ही गया है कि विरासत कर क्या है। तो आज हम इन्हीं दो गंभीर मुद्दों को समझेंगे। इनमें हम राजनीतिक उसमें नहीं जाएंगे, राजनीतिक डिस्कोर्स में नहीं जाएंगे, यानी कि जो चुनावी राजनीतिक डिस्कोर्स है हम नहीं जाएंगे। हम अपने आप को पॉलिटी तक रखेंगे, राज व्यवस्था तक रखेंगे, संविधान के मूल्यों तक रखेंगे, यानी संवैधानिक राज व्यवस्था तक ही रखेंगे। हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एम्बिट नहीं है। हमारा एम्बिट क्या है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस तक ही हमारा जुड़ाव है। बाकी राजनीतिक आपके आपके राजनीतिक विचार कोई भी हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा परे रखे, इन मुद्दों को हमें समझना है और इनसे जुड़े हुए दो प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो पहला आइए देखते हैं, भारत में विरासत कर से जुड़ा विवाद चर्चा में क्यों है? क्योंकि सैम पित्रोदा जी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या संपत्ति के या धन के वितरण के मामले में राहुल गांधी जी की बात को प्रधानमंत्री जी ने आलोचना की थी, या उसके बारे में आलोचना की थी। तो उसको सर्टिफाई करने को लेकर सैम पित्रोदा जी, जो कि ओवरसीज कांग्रेस के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारत में हमें प्रमुख मुद्दों पर सोचना चाहिए कि वेल्थ टैक्स लगाने की बात सोचना चाहिए, या उसको उन्होंने वेल्थ टैक्स नहीं बल्कि इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति के पास $100 मिलियन है और वो गुजर जाता है तो उसके बच्चे को $100 मिलियन मिल जाता है, जबकि राज्य को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन और वो कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है कि उसको सिर्फ उसके विरासत को $45 मिलियन मिलेगा, बाकी $55 मिलियन राज्य को मिल जाता है। तो ऐसे में ये मुद्दा चर्चा में हो गया है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लिए विरासत कर पहला मुद्दा है। भारत में 1953 से ही
स्टेट ड्यूटी या संपत्ति कर के रूप में ये था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में विश्वनाथ प्रताप जी जब वित्त मंत्री थे तो इसको एब्लाइज या समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था उसे भी प्राप्त नहीं, यानी जिन उद्देश्यों के लिए लाया गया था उसे प्राप्त नहीं कर सका था। तो आइए हम इसको पूरा समझते हैं, दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, क्यों लाया गया था, क्यों समाप्त किया गया था। तो चलिए पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विरासत कर पर टिप्पणी से 24 अप्रैल को राजनीतिक घमासान शुरू हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत कर लगाने की योजना बनाने और लोगों को अपनी मेहनत की कमाई अपने उत्तराधिकारियों को नहीं देने के लिए कांग्रेस पर इन्होंने हमला बोला है। और इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहेंगे कि विरासत कर लगाना ठीक है, क्योंकि इससे जो है संपत्ति का इक्विटी कह सकते हो कि जनरेशन इक्विटी होता है, कि माई देवे किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके बेटे को बिना कुछ किए 100 करोड़ मिल जाती है, और किसी के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। तो ये इनहेरेंट इनजस्टिस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग इसको तर्क देंगे कि इससे राज्य को बहुत बड़ी आय मिलेगी, जिसके कारण वो अपने सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार वो वितरण कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई लोग इसको करेंगे कि लोग आखिर मेहनत करते ही क्यों हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन इकट्ठा करते हैं। ये मानव स्वभाव है, ये मानव नहीं, ये प्रकृति का स्वभाव है। अगर आप देखेंगे तो प्रकृति में भी जो भी जीव जंतु हैं उनका संतान की उत्पत्ति करना और उसको संरक्षित करना उनकी मेन जिम्मेदारी होती है। अगर आप नेचर को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे। तो मनुष्य में भी ये है कि अगर वो अपने बाल बच्चों के लिए अपनी प्रॉपर्टी रखता है, उसी के लिए मेहनत करता है, जब उसे लगेगा कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को नहीं जाएगी तो लोग मेहनत करने से अनिच्छुक हो जाएंगे, ऐसा लोग तर्क देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको जरा समझते हैं कि विरासत कर क्या होता है। तो देखिए, विरासत कर, इसे स्टेट कर या संपत्ति कर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, फिर भी जाना जाता है। एक मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में वितरित किए जाने से पहले लगाया जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, सपोज दैट उसकी 100 रुपए की संपत्ति है, चल सारी संपत्ति 100 रुपए की है, वो एक्सपायर कर गया। अब उसका जब विरासत में उसके 2 बच्चे हैं या पत्नी है, उनमें अगर बंटवारा हो रहा है तो उस 100 रुपए का बंटवारा के पहले उस पर कुछ कर लगाया जाएगा। जो कर कौन ले लेगा? राज्य को ले लेगा। बाकी चीजें जो विरासत के तहत जो उसके उत्तराधिकारी होंगे उनमें जाता है। और ये कर की गणना आमतौर पर जो छूट या कटौती होती है उसके बाद की जाती है, यानी कि कितना छूट रहेगा, कितना कटौती दी जाएगी, किस अमाउंट पे इसको कर लगाया जाएगा, किस अमाउंट पे इस पे कर नहीं लगाया जाएगा, वो दिया जाता है। और देखा जाए तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट कर है, यानी जिस पे कर लगाया जाता है वही कर देता है। कर किस पे लगाया जाता है? जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके उत्तराधिकारियों पर कर लगाया जाता है और वही देते हैं। तो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स को एक तरह से प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है। इसमें भी जैसे इनकम टैक्स में लिमिट है कि 5 लाख तक छूट है या पर्टिकुलर तक छूट है, उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसी तरह से इसमें भी रहता है कि कुछ अमाउंट छूट रहती है, कुछ के बाद चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये लगाया जाता है। ये लगाया किस उद्देश्य से जाता है? तो इसमें ये होता है, इसके लगाने के पीछे जो उद्देश्य होता है कि इससे अक्सर सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न होता है और धन का पुनर्वितरण होता है। ठीक है, ये 2 इसका मेन होता है। और विरासत कर आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को आकार देती है, धन हस्तांतरण और अंतर पीढ़ी समता, इंटर जनरेशनल इक्विटी पर यह बल देती है और इसलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि इसे लगाने के पीछे वजह 2 है। एक कि सरकार के पास राजस्व आए, जिसके साथ सरकार अपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है या धन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है या धन के वितरण है उसको कर सकती है। इसी आधार पे सरकारें इनकम टैक्स भी लेती हैं, वेल्थ टैक्स भी लेती है। इनकम टैक्स क्या है? लोगों के इनकम पे सरकार कर लेती है, क्योंकि फिर उस कर का जो, यानी जैसे जैसे प्रगतिशील, इनकम टैक्स को प्रगतिशील कहा जाता है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है कर का दर बढ़ता जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार समाज कल्याण में करती है, जिनके पास नहीं रहता उनके लिए करती है। ठीक है, यानी सरकार तो जो भी कार्य करती है वो समाज के लिए करती है। यानी इससे क्या होता है कि सरकार
एक तरह से एक समता लाने की कोशिश करती है समाज में, और ये वेलफेयर स्टेट का गुण माना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, अगर यही चीज समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था में देखा जाए तो वहां पे तो किसी तरह की प्रॉपर्टी की बात इन उसमें नहीं की जाती है कि आपके पास कोई इनहेरेंट तो रहेगा ही नहीं। आप सरकार के लिए मतलब राज्य के लिए काम करिए और अपनी जरूरत के अनुसार ले लीजिए, तो जरूरत से अधिक कभी होता ही नहीं है कि वो वेल्थ होगा। लेकिन वह एक आदर्श साम्यवादी अवधारणा है, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, मेन यही है कि उद्देश्य की इसके जरिए सरकार को आय मिलती है और सरकार इसका क्या करती है, समाज में वितरण करती है। जिनके पास नहीं होता है या जो अंतर रहता है उसको कम किया जाता है। ये वितरण न्याय के आधार पे ये काम किया जाता है और इसके लिए कुछ सेट पैटर्न है। कुछ गहराई से अगर राल्स आदि के सिद्धांत को आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पाएंगे। कभी हम उस पर कोई एक वीडियो बना देंगे वितरण न्याय, क्योंकि ज्यादा चर्चा में हो गया है। लेकिन आज ये समझिए कि ये वितरण न्याय की प्रणाली के आधार पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब जिन उद्देश्यों के लिए ये किया गया है, दो, सरकार के आय की वृद्धि हो और लोगों में वितरण जाए। क्यों जाए? कि जो आय की समानता है उसे कम किया जाए। और ये आय की समानता कैसा? इंटर जनरेशन की, एक जनरेशन में तो चलो है, लेकिन कोशिश किया जाए कि दूसरे जनरेशन में भी वह आय का समानता न रहे। मान लिया चलो हम और हमारा कोई दोस्त है, दोनों लोग एक ही स्थिति में हुए, हमें परिस्थितियां वैसी मिली या हम कुछ टैलेंटेड थे या जैसे भी था, हमने 100 रुपए कमा लिया, हमारा दोस्त 50 रुपए कमा लिया। अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बेटे को 100 रुपए से छूट कर मतलब वो उसका बेस रहेगा और हमारे दोस्त के बेटे या बेटी जो भी हो उसको 50 रुपए से करना पड़ेगा। तो ये इंटर जनरेशन क्या हो गया? इनजस्टिस हो गया। ठीक है, यानी हमें और वो दोनों साथ चले थे, लेकिन हमारी योग्यता के का लाभ हमारे बच्चों को मिल गया और उसके जो है उतना नहीं योग्य था, जिसके कारण उसके बच्चों को नहीं मिला। अब इसमें सोचते हैं कि उसके बच्चों की क्या कमी रही है कि उसको न मिले। तो इसमें बीच का रास्ता ये निकालते हैं कि कुछ टैक्स हमारे जो योगदान है वो राज्य का समाज का भी बनता है। जैसे मनुष्य होता है वो अपने व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों से बनता है, तो कुछ हिस्सा बच्चों को जाना चाहिए, इनहेरिटेंस को जाना चाहिए, और कुछ हिस्सा राज्य को जाना चाहिए, जो फिर ऐसे लोग जिनके पास जो उतने सक्षम नहीं रहते उसमें बट जाना चाहिए। इस आधार पे इसको लाया गया था और यही इसके पीछे वजह रही है। यही बात सैम पित्रोदा जी भी कहना चाहते हैं या कहते रहे हैं। ठीक है, जरा सा देख लेते हैं कि जहां के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया था, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया था अमेरिका में विरासत कर की क्या स्थिति है। तो देखिए, अमेरिका में विरासत कर आम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर सब जगह पूरे एकदम आम है, यानी जनरल नहीं है। यहां भी 50 राज्य हैं अमेरिका में। अमेरिका 50 राज्यों का संघ है और उसमें से केवल 6 राज्यों में ये लागू है। 6 राज्य कौन है? आयोवा है, केंटकी है, मैरीलैंड है, नेब्रास्का है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है। और इसमें भी अलग अलग राज्यों में कर की दर अलग अलग बनी हुई है। जो अधिकतम है वो 40% है और इसके बाद जो है ये व्यवस्था वहां पे बनी हुई है। यानी अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में है। राज्यों के स्तर पे अपने अपने स्तर पे है, फेडरल स्तर पे इस तरह का टैक्स वहां पे नहीं है। दुनिया भर में देखा जाए तो दुनिया भर में विरासत कर की दर सबसे अधिक एक तरह से देखा जाए तो जापान में है 55% है, उसके बाद दक्षिण कोरिया में है 45% है, नहीं 50% है, फ्रांस में 45% है, यूके में 40% है। और ये देश अपने अपने जरूरत अपने अपनी परिस्थितियों के आधार पे करों का दर निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप सोचो कि देश की स्थिति कैसी है, वहां के लोगों की स्थिति कैसी है, उसके आधार पे ये दर निर्धारित है। ठीक है, तो यानी कोई एक दर नहीं है, कोई एक व्यवस्था नहीं है। भारत में अगर देखा जाए इनहेरेंट टैक्स या विरासत कर की क्या स्थिति है, तो भले आज चर्चा में हो रही है, सैम पित्रोदा जी ये चर्चा में कर रहे हैं। ये जिसके सलाहकार थे या जिनके ये मित्र थे, ये राहुल गांधी जी के भी सलाहकार हैं और राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं, उनके मित्र भी रहे हैं। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 में 1953 से चला आ रहा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चला आ रहा, इस एक विरासत कर तरह का जो स्टेट ड्यूटी कर को 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में समाप्त किया गया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप जी वित्त मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद अगर मतलब लाया क्यों गया था और समाप्त क्यों किया गया था, क्योंकि जब 1953 में लाया गया था उस समय असमानता बड़ी ज्यादा दिखी थी। अगर आप असमानता को मापने का एक पैमाना होता है गिनी कोफिशिएंट, यानी कि
वो बताता है कि अगर वो 0 है तो पूर्णतः समानता है और 100 है तो पूर्णतः असमानता है। ये दोनों स्थितियां नहीं होती हैं। भारत के संदर्भ में कुछ आंकड़े अगर मैंने आज देखने की कोशिश की आपको पढ़ाने के पहले, तो 1953 में जब ये लाया गया था, 1952 में उस समय असमानता थी 37, गिनी कोफिशिएंट थी 37, यानी 37% था। एक तरह से देखा जाए तो बड़ा है। 53 में ये एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? संपदा शुल्क अधिनियम 1953। उसके बाद धीरे 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 कमी आई। हालांकि 1985 में जब समाप्त किया गया तो उस समय भी 33-34 था, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था। लेकिन जब समाप्त किया गया तो बड़ी तेजी से घटा। यानी जब लाया गया था तब घटा था, और जब समाप्त किया गया था तब तेजी से घटा था, और 92 के बाद तेजी से फिर ये गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है। हालांकि आज भी 32-33% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है देखा जाए तो, लेकिन ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। जब से आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लाएगी, एलपीजी की नीतियां लाएगी, तो निश्चित रूप से जो आर्थिक उदारीकरण है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पे कमोबेश रूप से चलता है, अगर उसे पूरी तरह से छूट दे दी जाए तो। लेकिन कई सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, बहुत सारे कर है, सामाजिक अवधारणा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। लेकिन फिर भी लोगों को अगर विकसित होने के लिए मौका दिया जाए, ज्यादा उत्पादन करने के लिए मौका दिया जाए, तो उदारीकरण बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि वो लोगों को उनके उत्पादन का लाभ देने का मौका देता है। ठीक है। जब 92 में एलपीजी की नीतियां लाई गई थी, माननीय उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी और वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी, तब उसके बाद काफी तेजी से देश में विकास हुआ। लेकिन जब विकास होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें असमानता बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो असमानता, जैसे दो लोग हैं, हम हैं और हमारा एक मित्र है, दोनों लोग साथ, कुछ लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ में जैसे एक ही क्लास में सारे बच्चे रहते हैं, सभी एक समान तो मार्क्स नहीं लाते, कुछ ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं, कुछ कम। उसमें कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, कुछ और भी परिस्थितियां काम करती है। तो ऐसे में ये अंतर आता है, और जितना ज्यादा आप उदारीकरण, जितना तेज गति से वृद्धि होगा, वो अंतर उतनी तेजी से दिखाई देता है, जो अभी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इसको कम करने को लेकर ही इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है, यानी जितना तेजी से आदमी का कर बढ़ता है, आय बढ़ती, उसको उतना ज्यादा कर लगाया जाता है। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स की भी बारे में बातें लोग करते हैं, ये सारी चीजें चलती हैं इस अंतर को पाटने को लेके। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा इस पे, आप इसको समानता को जानबूझ के रोकने की कोशिश करते हैं कि आप कम कैसे कर सकते हैं असमानता, या तो नीचे वालों की आय बढ़ाइए या तो ऊपर वाले की आय कम करिए। तो जब आप ऊपर वालों की ज्यादातर चीजें, जैसे इसमें देखने के दो, एक होता है जैसे चाणक्य ने कहा था कि हमें, चाणक्य अर्थशास्त्र जब लिखते थे वो कहते थे कि वित्त की जरूरत होती है। वित्त कैसे लिया जा सकता है? वो उन्होंने कहा था राज्य को कर ऐसे लेना चाहिए, जैसे कच्चा फल आप तोड़ने जाएंगे तो वो कहते थे कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होता है किसको? जिसका आप फल तोड़ रहे होते हैं, लेकिन पका फल स्वतः टूट जाता है। उसी तरह से वो कहते थे कर राज्य को ऐसा लगाना चाहिए कि लोगों को कष्ट न हो। और कर के बारे में वो कहते हैं कि जैसे सूरज के रोशनी में पानी भाप बन के उठता है फिर उसी धरती पे फैल जाता है, उसी तरह का होना चाहिए। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी हो कि पूरा पानी ही समाप्त हो जाए तो क्या कोई फसल उग जाएगी? नहीं उगेगी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि कर आप लगाया ही जाता है, इसीलिए इनकम टैक्स को जो है लगाया गया है, उसको प्रोग्रेसिव बनाया गया है कि जैसे जैसे आय ज्यादा हो उसको बढ़ाया जाए। और ये भी जान लीजिए कि समाज में असमानताएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे असमानताएं बढ़ेंगी। आपको इन असमानताओं को कम करना है तो लोगों को क्या करिए? विकास करिए। आप इसको अगर ढंग से पढ़ना हो तो रॉल्स का सिद्धांत पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आएगा जस्टिस, उसके बारे में, न्याय के बारे में, वितरण न्याय के बारे में, कि असमानताओं को आप एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं। उससे ज्यादा आप रोकने की बात करेंगे तो वो जो वेनेजुएला में हुआ था या जो अर्जेंटीना में हुआ था, जहां पे एनार्को कैपिटलिस्ट आया था, अराजकतावादी पूंजीवादी व्यवस्था, एक वाला जो वहां के राष्ट्रपति अर्जेंटीना के आए हैं, अराजकतावादी पूंजीवादी व्यवस्था आई है, वहां तक स्थिति न पहुंचे। बीच का रास्ता है, वेलफेयर स्टेट है भारत, उस पे ही चीजें आगे बढ़ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें इनहेरिटेंट टैक्स या उस चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में देखा गया जब लगाई गई थी तो इसको जो है
थोड़ा सा घटा था, जब हटाई गई थी तब भी घटा था। तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि इसको लगाने से असमानता घटती ही घटती है या नहीं भी घटती है, ये भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात, जब इसे हटाया गया था तो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि भारत में संपत्तियों पर देखा गया 85% तक कर निर्धारण कर दिया गया था और 1.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी तो 7.5 से लेके एक लिमिट के ऊपर 85% तक कर लगता था। तो जब कर की दर इतना होती है तो लोग क्या करेंगे? अपनी संपत्ति को रीरूट करके कहां ले जाएंगे? ओवरसीज या ऑफशोर अकाउंट में अपने पैसे को छुपा देंगे ताकि उस पैसे को कर के दायरे से बचाया जा सके। ब्लैक मनी क्रिएट होती है, लोग काम करना बंद कर देते हैं, ये बहुत सारी चीजें सामने आती है। और दूसरे, इसका मेन 2 उद्देश्य है। असमानता को कम करना है, सरकार की आय को बढ़ाना है। 1985 में जब ये समाप्त किया गया था तो देखिए इसके पीछे वजह ये थी कि इस अधिनियम में इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम ने अपना कहा कि एक रिपोर्ट में कहा कि जब भारत का विरासत कर 1985 में निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें न तो समाज में आर्थिक असमानता के कम करने में मदद मिली, न ही इससे राजकोष में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया। 84-85 में जब जिस एक्ट के तहत ये लाया गया था, 20 करोड़ रुपए की आय कर मिला था सरकार को, लेकिन उससे ज्यादा तो उसको वसूलने में खर्च और लिटिगेशन में खर्च चला गया। तो यानी जो जिस उद्देश्यों के लिए विरासत कर लगाया जाता था वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए 1985 में। और आप देखिए 1985 के बाद वो अवस्था थी कि देश को सोना तक गिरवी रखना पड़ा है। 92 के बाद जो एलपीजी की नीतियां आई, देश ने आर्थिक तरक्की की, आज 5वें अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ का कहना है कि बहुत जल्दी हम 25-26 तक चौथी हो जाएंगे, 27 तक या 30 तक हम तीसरी हो जाएंगे। तो भारत उस दिशा में चल रहा है। जब याद रखिएगा, जब तेजी से विकास होगा तो अंतर भी आएगा। इस अंतर को पाटने के सकारात्मक प्रयास करने होंगे। सकारात्मक प्रयास क्या है कि लोगों को जो निचले पायदान पे रह गए हैं उनको सशक्त बनाना होगा। आप 2 स्थिति हो सकती, एक आदमी तेजी से बढ़ रहा है, एक आदमी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो आप या तो इसको तेजी से बढ़ाने के लिए सोचिए या तो सामने वाले को रोक दीजिए। तो सामने वाला, ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को रोक रहे हो, आप इसको बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई कि कैसे हमारे जो समाज का निचला तबका है इसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। ये तो बहुत आसान है कि कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 10 रुपए कमा रहा है, तो 100 रुपए से उससे 90 रुपए ले लो या 40 रुपए लेके इसको दे दो, बराबर हो जाए। आप कोशिश कैसे करो कि ये 10 रुपए वाला कम 50 रुपए 60 रुपए कैसे कमाए, उसके बारे में आपको सोचना है। और वही एक्चुअल में जो डेमोक्रेटिक सेटअप में वेलफेयर स्टेट होता है वो वही बात कहता है। ठीक है, चलिए अब जैसा होगा आगे देखा जाएगा। अगला इसी से जुड़ा हुआ ही न्यूज है, लेकिन थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में है। जैसे ये एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजों की संविधान पीठ डिसाइड कर रही है संविधान के अनुच्छेद 39B। अनुच्छेद 39B एक एक्ट है, मतलब एक आर्टिकल है संविधान का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, जिसमें यह कहा गया है कि समुदाय की परिसंपत्तियों का रखरखाव या संरक्षण और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए जिससे आम लोगों का भला हो, पब्लिक गुड उसमें आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये जो समुदाय की संपत्तियां हैं, द कम्युनिटी फिजिकल जो रिसोर्स हैं, क्या उसमें निजी संपत्ति भी है या निजी संपत्ति नहीं है? क्योंकि ये बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी बार बार आ रही है। अभी इनहेरिटेंस टैक्स में भी बात ये कहे थे और अभी भी आप देखेंगे तो चर्चा में आ रहा है। तो इसमें ये मुद्दा है कि ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पहलू है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कब कर सकते हैं? जब हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी किस में आएगा? अगर वो निजी प्रॉपर्टी समुदाय की संपत्ति नहीं मानी जाएगी तो आप उसे नहीं कर सकते हैं, मानी जाएगी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा और हम चले जाएंगे। क्योंकि ये 39B बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो संविधान का एक अनुच्छेद 31C है जो मूल अधिकार से उल्लंघन होने पर भी उसे रक्षोपाय करता है। और इसे केशवानंद भारती के बाद में एक बहुत बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने 31C को भी वैधता ठहराई है। तो यहाँ पे मामला उठा था कि 31C का भी आया था चर्चा में, 39B का भी आया था। हालांकि सरकार ने कहा कि 31C का तो यहाँ मामला ही नहीं है, मामला है 39B का।
और क्यों है, कैसे है, आइए जरा देखते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार मामला है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो देखिए 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों की पीठ ने 10 को पुरानी याचिकाओं की सुनवाई शुरू की, जो समुदाय के भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के शब्दों के दायरे पर सवाल उठाता है। अब ये जो समुदाय का भौतिक संसाधन है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें मेन ये प्रश्न डिसाइड किया जा रहा है, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट जो रिसोर्स है, एसेट है, क्या भी वो इसका हिस्सा है या नहीं है, ये बात डिसाइड करना है। और मजेदार बात, ये बात पहली बार नहीं डिसाइड की जा रही, ये बात बहुत बार डिसाइड की जा चुकी है संविधान के कई सारी पीठों द्वारा। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ यह तय करने में लगा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39B में इस्तेमाल किए गए इन शब्दों, कौन से, समुदाय के भौतिक संसाधन में निजी संपत्ति भी शामिल है या नहीं है, इसी को डिसाइड करना है कोर्ट को। और कोर्ट ने जैसे अगर देखा जाए तो संविधान का 39B अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यों से समुदाय के भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए कहता है, ताकि उन्हें आम भलाई के लिए सेवा में वितरित किया जा सके। यानी अनुच्छेद 39B कहता है कि राज्य सामुदायिक संपत्तियों का या जो सामुदायिक भौतिक रिसोर्स हैं उनके भलाई के लिए नीतियां बनाइए, ताकि आम भलाई में, यानी सभी लोगों के भलाई में, व्यापक स्तर पर सभी लोगों के भलाई में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और यह सुनवाई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के जो राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करके धन वितरण वाला मुद्दा से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपको किसी के वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका जो वेल्थ है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। और ये आर्टिकल क्या कहता है, ये समाज के जो समुदाय के संसाधन हैं उसे पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल करने का वो अथराइज करती है राज्य को, उसके लिए नीतियां बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए ये राज्य को एम्पावर करती है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन ये राज्य को एम्पावर करती है कि वो राज्य ऐसा कर सकता है। तो इसी को लेकर मामला है। वर्णित मामला क्या है, तो देखिए मुंबई में, या महाराष्ट्र का मामला है, खासतौर से मुंबई में 1976 में एक एक्ट आता है, जिस एक्ट के तहत ये व्यवस्था किया गया था। एक धारा है जो हमारे लिए जानने में जरूरत नहीं है, उसमें कहा गया था कि सरकार पुरानी इमारतों के जीर्णोद्धार के लेकर अगर उसके 70% मालिकों से सहमत ले लेती है तो बाद में उसमें पुरानी इमारतों को अधिग्रहित संपत्तियां माना जा सकता है। ठीक है, इसमें जो याचिका करता है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएट्स, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया, राज्य सरकार ने कहा कि वह इसी अनुच्छेद 39B का हवाला लिया कि 39B के लिए सामुदायिक फिजिकल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधनों को का हवाला देते हुए कहा कि वो इसके लिए बनाया गया है और 31C के तहत ये रक्षोपायत है। तो हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब उसके बाद ये सब लोग जो है 1992 में आते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में ये सब चले आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो 39B है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कहा क्या है। तो देखिए, इसको लेकर इस मामले में 9 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुना रही है, लेकिन इसके पहले 3 संविधान पीठ की 3 कोर्ट पीठों ने अपना फैसला सुनाया है। उसमें एक 7 जजों की संविधान पीठ थी, एक 5 जजों की संविधान पीठ थी, एक 9 जजों की संविधान पीठ थी, और अभी जो सुन रही है वो 9 जजों की संविधान पीठ है। ठीक है, इसमें बड़ा अजीब सा मामला हुआ है, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 39B में जो पहला मामला हुआ था 1977 में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कर्नाटक राज्य में अनुबंधित गाड़ियों के लिए हुआ था। इसमें 7 में से 4 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे में नहीं आती है। यानी जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ओन्ड बाई प्राइवेट पर्सन, वह समुदाय या समाज के भौतिक रिसोर्सेज में वो शामिल नहीं है। जबकि ये 4 लोगों ने ये फैसला सुनाया और बहुमत का फैसला माना जाता है, लेकिन उसमें एक जस्टिस अय्यर थे, उन्होंने, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, उन्होंने अल्पमत का निर्णय लिखा था और उसमें ये कहा था, देखिए पहली बार अल्पमत के निर्णय को भी पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी तो इसी पर सारी कहानी है
निर्णय लिखा था और कहा था कि उनका दृष्टिकोण इससे भिन्न था और माना गया कि निजी संपत्तियां भौतिक संसाधनों के दायरे में आती है और इस प्रकार सरकार के पास उन्हें लेने की शक्तियां हैं, क्योंकि उनका कहना था अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है, समाज के व्यापक हित में लोगों की यही, फिर तो ये संपत्ति उसके क्या आएगी, रास्ते में रुकावट आएगी। लेकिन फैसला ये था कि समुदाय की निजी संपत्ति जो है समुदाय के भौतिक संसाधन, लोगों की निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधनों में शामिल नहीं होती है। लेकिन उसके बाद एक फिर मामला आता है 1982 में कोकिंग कोल वाला कोयला खदान का मामला आता है। इसमें बैठती है 5 जजों की संविधान पीठ, और 5 जजों की संविधान पीठ एक अजीब सा, यानी 5 जजों की संविधान पीठ देखा जाए तो उस पे 7 जजों की संविधान पीठ को मानना है, लेकिन उसने माना जस्टिस अय्यर वाला फैसला, जिसको इस जजमेंट में भी ये जो निर्णय सीजीआई ले रहे हैं कि वो गलत हो गया, इसी से सारी चीजें कहानी बदल गई। उसने माना कि नहीं, जस्टिस अय्यर वाले फैसले को, वो 3 जजों वाले को लेकर ये कहा कि समुदाय की प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधनों में निजी प्रॉपर्टी भी शामिल है। देखिए 1917 के मामले में बहुमत के दृष्टिकोणों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की अभिव्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, यह जनता के स्वामित्व वाले संसाधनों तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व के सभी संसाधन इसमें शामिल हैं। मैन मेड, नेचर, प्राइवेट, पर्सनल, सभी चीजें इसमें शामिल हैं। ये कहा 1982 में कोकिंग कोल वाला 5 जजों का जजमेंट। उसने 7 जजों की बहुमत वाले पीठ के फैसले को न स्वीकार करके अल्पमत वाले फैसलों पर यह बात कही। हालांकि देखा जाए टेक्निकली, कोई वकील तो मैं नहीं हूं, लेकिन टेक्निकली यह माना जाता है कि ये चीजें नहीं हो सकती है। बड़ी पीठ का फैसला छोटी पीठ पर मानना पड़ेगा। आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसको बदलना है तो आपको उसकी बड़ी पीठ को यानी 7 जजों को भेजना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहती है, वो भी स्वीकार कर ली तो ठीक है, उसको बदलना है तो उससे बड़ी पीठ को बदलना पड़ेगा। लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। 1997 में एक आता है मफतलाल मामला। उसने 9 जजों की पीठ थी, उसने भी वही जो जस्टिस अय्यर वाले मामले को लेके उसको मामला माना कि नहीं, ये मामला जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किस में आती है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो है समुदाय के सामुदायिक संपत्ति में आती है, ऐसे में राज्य उसको ले सकता है। ठीक है, तो वर्तमान मामला यही है कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि 92 में आया था, 2002 में पीठ बनी थी, 2002 के बाद 2024, 22 साल बाद उस पीठ ने अब निर्णय करने के लिए किया है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन अपने फैसले लेने में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और बहुत ही एनालिटिकल जाते हैं। जैसे अभी ये मामला तो निर्णय नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अनुच्छेद 39(20) को इसके प्रमुख पहलुओं में विश्लेषित करना पड़ेगा। 39(b) क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधन, इसमें क्या क्या होगा इसको समझना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर आप इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी को निकाल देते हैं तो हो सकता है कि किसी के पास कोई खदान हो, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो, उसके नीचे कोई सार्वजनिक सोना निकल गया हो, या हमारी कोई जमीन हो, रोड जा रही हो, तो हमारी व्यक्तिगत संसाधन है, ये उसमें शामिल नहीं हो सकता, तो राज्य कैसे ले सकता है? तो उन्होंने कहा कि इसको विश्लेषित करना पड़ेगा और वो उन्होंने कहा कि 4 मुख्य पहलू हैं जिन पर विश्लेषित करके हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि सभी संसाधनों की समुदाय में उपस्थिति, यानी जो भी संसाधन हैं वो उसके मालिक तो समुदाय ही है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे जैसे हो, वो है तो सब कुछ कम्युनिटी का ही। दूसरा, समुदाय के भीतर इन संसाधनों को साझा करना, यानी समुदाय के भीतर ये संसाधन किस तरह से साझा किए जा रहे हैं। तीसरा है, जो संसाधन विचाराधीन है वह संभवतः विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हो, यानी वो हो सकता है सामुदायिक हो सकता है व्यक्तिगत हो, वो कंट्रोल, इसमें ओनर एंड कंट्रोल, स्वामित्व का होना और नियंत्रण में होना है, शामिल हो सकता है। और चौथा, स्वामित्व और नियंत्रण वाले संसाधनों को निष्पक्ष रूप से सभी के लाभ के लिए वितरित किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये शामिल है। और स्वामित्व और नियंत्रण के लेकर भी कहा कि इसको हो सकता है
जैसे देखिए, इन्होंने कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला कि अभिव्यक्ति स्वामित्व और नियंत्रण को कुछ गहराई से देखा जाना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व का अर्थ है किसी चीज पर कानूनी अधिकार होना, हालांकि नियंत्रण एक बड़ी तस्वीर को कवर करता है। नियंत्रण केवल इस बारे में नहीं है कि इसका मालिक कौन है, बल्कि इस बारे में भी है कि ऐसे संसाधनों का उपयोग और रखरखाव में किसकी भूमिका है। यानी ये कह रहे हैं कि जो हमें समझना पड़ेगा कि 39B का दायरा है, जैसे उसमें कह दिया गया कि इसमें प्राइवेट कुछ लोगों ने कहा, जैसे 4 जजों के जो बहुमत का 7 जजों का फैसला था, उसमें 4 जजों ने बहुमत से कहा कि नहीं, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन बात के मिसकंसेप्शन और जो माना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन वर्तमान कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, क्या आएगा नहीं है, लेकिन ये चल रहा है कि इसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा। ब्लैंकेट पे ये नहीं कर देना पड़ेगा कि नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल शामिल है, या ये भी नहीं कर देना पड़ेगा कि क्या शामिल नहीं है। हमें इसमें गहराई से जाके विश्लेषण करना पड़ेगा। अब कोर्ट विश्लेषण करके मामला निकाल रही है, जिसको समझेंगे तो ये भी एक मुद्दा है, इस पे भी नजर बनाए रखिएगा। मेरा तो नजर है ही है कि जो फैसला आता है उसको सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद 9 जजों के फैसले हम लोग देखेंगे, कई सारी चीजें हो रही है। अच्छा है ये, इसमें कई सारी मुद्दे चर्चा पर चर्चा हो। देखा जाए तो इसी मामले में कम से कम हम लोग या आप लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी पढ़ सकते हैं, राल्स के सिद्धांत भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप, मेरे ख्याल से मेरा सलाह है कि आप लोग एक बार वितरण न्याय के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों पहलू एक ही उसी वितरण न्याय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्नों को कि हाल ही में चर्चा में रहे विरासत कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विरासत कर एक मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने से पहले लगाया जाता है। विरासत कर का उद्देश्य देश के भीतर अंतर पीढ़ीगत समता को बढ़ावा देना होता है। ये 2 स्टेटमेंट है, इनके आधार पे 4 प्रश्न है, 4 विकल्प है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको देखना है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में विरासत कर को संपत्ति शुल्क अधिनियम के रूप में कब पारित किया गया था? 1935 में, 1953 में, 1973 में, 1985 में। ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैंने कई बार चर्चा किया, तो आप समझ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में विरासत कर को क्यों समाप्त करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? इसमें समाजों में आर्थिक असमानताओं को कम करने में उल्लेखनीय मदद नहीं मिली, इसने राजकोष में भी कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पे आपको 4 विकल्प चुनना है कि कौन से सही है, क्यों नहीं है। चौथा प्रश्न है कि समाज के व्यापक हित में धन के पुनर्वितरण के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19(1)(f) है, अनुच्छेद 39(a) है, अनुच्छेद 39(b). अनुच्छेद 39 कैपिटल है और लास्ट है अनुच्छेद 39(b) स्मॉल b। ठीक है, अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 31C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की रक्षोपायों से जुड़ा हुआ है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जरा सा इसको लेकर आपको थोड़ा सा पढ़ने की भी जरूरत है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके आंसर तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप पहले सॉल्व कर ले, इसके बाद पीडीएफ देखिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कराना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी इसको ध्यान से, इन जो भी मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, इनको हमें तटस्थ रह के सोचना पड़ेगा। जैसे जो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना है कि जब हमें कोई निर्णय देना होता है तो हम जजमेंटल नहीं होते हैं, यानी हम अपने विचारों को परे रख देते हैं, जो तथ्य है, जो पहलू है, उसके आधार पे हम निर्णय देते हैं। तो इस तरह के मुद्दों पर जजमेंटल नहीं होना है, आपको सोच विचार कर निर्णय रखना है, क्योंकि प्रशासक से भी यही उम्मीद की जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।